वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 11th के लिए न्यू बुक में एंटर कर रहे हैं, यानी सेकंड बुक कह सकते हो, सेकंड पार्ट कह सकते हो क्लास 11th का। देखिए हम लोग ग्रेविटेशन पूरा कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं इलास्टिसिटी का। इलास्टिसिटी है क्या, सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। दिस इज द न्यू चैप्टर, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नोट डाउन द चैप्टर नेम इलास्टिसिटी। अब हम पहले इलास्टिसिटी को ही डिफाइन करेंगे। अब इसको आर्टिकल की तरह नोट कर लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए। इलास्टिसिटी क्या है, मतलब इसका डेफिनेशन अगर हम आपसे पूछें कि इलास्टिसिटी क्या हो सकती है, क्या किसी को पहले से पता है? क्या आप बता सकते हो? कोई बता सकता है? व्हाट इज इलास्टिसिटी? यू आर एबल टू डिफाइन दिस? या प्लीज स्टार्ट। देखिए इलास्टिसिटी मैंने पूछा तो लोगों का दिमाग गया रबड़ बैंड की तरफ। कहां गया? चूंकि उसका रीजन है ना, इलास्टिक या इलास्टिक वर्ड यूज करते हैं रबड़ बैंड के लिए। तो अब ये इलास्टिसिटी है क्या, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं। मैं दो डेफिनेशन बोलता हूं। अच्छा ये बताइए, एग्जांपल वाइज अगर हम पूछें आपसे, रबर ज्यादा इलास्टिक होगा या स्टील? विच वन इज द मोर इलास्टिक? सोचो और बताओ, विच वन इज द मोर इलास्टिक, रबर और स्टील? रबर। तुम समृद्धि क्या बता रहे हो? रबर। देखो इलास्टिसिटी रबर की ज्यादा नहीं है, इलास्टिसिटी स्टील की ज्यादा है। अब आपके मन में हो रहा हो ये सर बदतमीजी की बात कर रहे हैं, अजीब बात बता रहे हैं कि स्टील मोर इलास्टिक। क्योंकि वैभव के मन में चल रहा है कि मम्मी ने तो कहा था बउआ तुम्हारी पैंट की इलास्टिक खराब हो गई है। तो इलास्टिक मतलब उसका था पैंट में जो इलास्टिक पड़ी होती है, इन दैट सेंस दिस वन, ओके। अब अगर इसको पता होता कि स्टील की ज्यादा इलास्टिसिटी है तो स्टील का वायर डालता पैंट में, कभी खराबी ना होती। सुनिए मेरी बात प्लीज, मटेरियल की प्रॉपर्टीज पे ध्यान देना। दो टर्म होते हैं, अब बहुत अच्छे सुनिए तभी समझ पाएंगे, इलास्टिक और प्लास्टिक। बातें बंद तो काम समझ में आएगा। हर सब्सटेंस में ये दो प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी और दूसरी होती है प्लास्टिसिटी। दोनों में अगर आप पहला वर्ड साइलेंट कर दें थोड़ी देर के लिए तो क्या पढ़ेंगे? इलास्टिक। एक्चुअल में जो मम्मी कह रही थी ना, वो प्लास्टिसिटी के बारे में कह रही थी। किसके बारे में? वो प्लास्टिक कप भी साइलेंट करके बोल रही थी तो बोल रही थी इलास्टिक। दैट्स नॉट इलास्टिक। पहली बात अब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आप मेरी बात से सेटिस्फाइड हो पाएंगे। देखिए जो हम इलास्टिक बोलते हैं रबड़ बैंड को, उसको इलास्टिक भी कुछ लोग बोलते हैं। बोलने वाले हो सकता है थोड़ी बहुत कभी फिजिक्स सुने हो, भूल गए, उसके बाद तो उन्हें इलास्टिक याद रह जाता तो कहते इलास्टिक है। सुनिए, हर ऑब्जेक्ट में दोनों प्रॉपर्टी होती है, इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी। कौन सा हिस्सा ज्यादा है उस हिसाब से उस ऑब्जेक्ट को हम डिफाइन करते हैं। देखो अब मेरी डेफिनेशन सुनिए इलास्टिसिटी की। सच अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस बाय वर्च्यू ऑफ विच it opposes to change in its shape and size. After removing the deforming force, it regain its original shape. मतलब सुनना, मैं इसको अपने वर्ड्स में थोड़ा इजी वर्ड्स में बताता हूं। हर एक ऑब्जेक्ट का जो मटेरियल है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो अपोज करता है अपने शेप और साइज के चेंज होने का। और अगर उसमें जो फोर्स आपने लगाया था उसको टेढ़ा मेढ़ा करने के लिए, उसको बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। जैसे एक बॉल ले लो, बॉल को आप पिचकाना चाहते हो तो एक फोर्स लगाओगे, उसको क्या बोलेंगे? डिफॉर्मिंग फोर्स। अगर वो फोर्स हटा लिया जाए तो वो ऑब्जेक्ट अपनी शेप को दोबारा से अटेंड कर लेता है। ये प्रॉपर्टी कहलाती है इलास्टिसिटी। जोर देने वाला पहला वर्ड था अपोजेस टू चेंज। जो ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा अपोज करें चेंज का वो उतने ज्यादा इलास्टिक, और जो जितना कम अपोज करें वो उतने ज्यादा प्लास्टिक। अब बताओ रबर ज्यादा अपोज करती चेंज होने का या स्टील? स्टील ज्यादा अपोज करती है। स्टील इज इलास्टिक देन रबर। रबर कम अपोज करती है इसलिए वो प्लास्टिक ज्यादा है। क्लियर बात? अब मैं इसको लिखा देता हूं डेफिनेशन को, पहले आप लिख लें, फिर मैं और भी प्रूव भी करूंगा। एक जगह प्रूविंग है इसकी, प्रूव दैट रबर इज मोर स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। इसकी प्रूविंग भी आएगी आज ही। पहले आप हेडिंग डालें इलास्टिसिटी और इसकी डेफिनेशन लिखें, सच अ प्रॉपर्टी
such a property of any substance by virtue of which it opposes to change in its shape and size. After removing deforming force, that object regains its original shape and size. ये डेफिनेशन है, इसको नोट करें। अब देखिए, ये तो बात हो गई डेफिनेशन की, मतलब मेन सेंस अगर कभी कंपेयर करना हो तो आप इतना समझ लो, जो ज्यादा अपोज करे वो ज्यादा इलास्टिक है। सबसे ज्यादा इलास्टिक क्वार्ट्ज होता है। क्या होता है? क्वार्ट्ज और डायमंड होता है। फिलहाल एग्जांपल में लिख देना, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। यहां पर एग्जांपल लिखो, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। ये तो पहले लिख दो आप लोग, लिखो। तो देखिए, इलास्टिसिटी के डिफिनीशन के बाद कुछ इसमें डेफिनेशंस और हैं जो इस चैप्टर को आगे बढ़ाने में हेल्प करेंगी। जैसे एक टर्म आता है, ध्यान रखना, स्ट्रेस। आजकल ये बहुत है लोगों के पास, सब लोग निकाल के इस बोर्ड पे चिपका दो अपना। स्ट्रेस क्या है? सुनिए, स्ट्रेस है क्या, मैं इसकी बात करता हूं। फिजिक्स के अकॉर्डिंग स्ट्रेस समझिएगा, आपके दिमाग का स्ट्रेस यहां नहीं चलने वाला। तो देखिए, मैंने एक ऐसे बॉल ले ली, सपोज करिए कोई, आपको समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, और इसको हम डिफॉर्म करना चाहते हैं, तो ऊपर से ऐसे फोर्स लगाओगे कि नहीं? बताओ। ये जो फोर्स लग रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या बोलते हैं? तो ये बॉल स्टील की हो चाहे रबड़ की हो, थोड़ा बहुत तो अपोज करेगी ही ना। हम कहते हैं रबड़ भी है तो भी अपोज तो करेगी, हाँ, क्वांटिटी कम ज्यादा हो सकती। अपोज करने में इसके अंदर से एक फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? बताओ। ये जो अंदर से फोर्स लगता है इसको हम रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिएक्शन फोर्स कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बताओ। क्योंकि ये जो ऊपर से लगा ये क्या है? एक्शन है। तुम ऐसे बॉल को पिचकाना चाहते हो तो बॉल अंदर से ताकत लगा रही कि नहीं? बताओ। ये जो रिएक्शन फोर्स होता है ना, पर यूनिट एरिया जब इसको कैलकुलेट कर लिया जाए तो इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेस। क्या बोलते हैं? स्ट्रेस। अब चूंकि रिएक्शन एक्शन इक्वल होते हैं, तो जब न्यूमेरिकल में हमें एक्शन भी गिवन हो कि दिस फोर्स इज अप्लाइड, तो हम उसको रिएक्शन भी लेट कर लेंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इक्वल होते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं, देखो, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। इतना बात समझ में आया? अब देखो, इसका फॉर्मूला बना देते हैं हम यहीं से। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर सिंबल वाइज, तो स्ट्रेस का कोई सिंबल नहीं बनाया है, ध्यान रखिएगा, पूरा नाम लिखना होता है स्ट्रेस। फोर्स का सिंबल होता है, एरिया का सिंबल होता है। देखिए, स्ट्रेस का फॉर्मूला बन गया। अब एक बात और सुनिए, वैसी फिजिकल क्वांटिटी प्रेशर ही है। एक्चुअल प्रेशर इज अ काइंड ऑफ स्ट्रेस। प्रेशर स्ट्रेस का एक टाइप है। स्ट्रेस जनरल वर्ड है, इसके 3 टाइप्स होते हैं, उनका एक टाइप होता है प्रेशर। फिलहाल अभी हम स्ट्रेस की बात करते हैं, तो इसकी यूनिट बनाते हैं। जरा क्या बनाते हैं? यूनिट ऑफ प्रेशर। ध्यान रखिएगा, यानी स्ट्रेस। तो आप जान सकते हो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने का मन हो रहा हो तुम्हारा, तो इसका तो mlt-2 होता है फोर्स का, और मीटर का L2 हो गया, तो क्या हुआ? ml इनवर्स t-2। बताओ, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब सुनिए, ये स्केलर है या वेक्टर है या कुछ और है? ये टेंसर है। ये क्या है? हाँ, इट इज
अ टेंसर क्वांटिटी। अब आगे बात सुनो, इसके काइंड की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। क्या बात करते हैं? टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। तो इसके अंदर लिखेंगे देयर आर 3 टाइप्स। कितने टाइप्स हैं इसके? देयर आर 3 टाइप्स। अब ये कौन कौन से, जरा इनके नाम सुनो। 3 टाइप्स में पहले नाम लिखा देता हूं, फिर मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा उनको। फर्स्ट होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। क्या होता है? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। सेकेंड नंबर होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस। क्या होता है? टेंजेंशियल स्ट्रेस। थर्ड होता है नॉर्मल स्ट्रेस। सुनिए मेरी बात ध्यान से, यही एक्चुअल में प्रेशर है। जो नॉर्मल स्ट्रेस है ये क्या होता है? प्रेशर होता है। तो प्रेशर इज नॉर्मल स्ट्रेस एंड इट इज द काइंड ऑफ स्ट्रेस। डिटेल डिस्कशन करने से पहले इनको नोट कर लो। सुनो अभी इस पे बात देखो, अब हम एक एक पे डिस्कशन करते हैं। जैसे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, इसका क्या मतलब है? लॉन्गिट्यूडिनल, जैसे स्प्रिंग ले लीजिए सपोज करो, और उसको आप लेंथ वाइज खींच रहे हो कि नहीं खींच रहे हो, या कोई वायर ले लो, उसको लेंथ एंड अगर कर रहे हैं, तो जो फोर्स पर यूनिट एरिया लग रहा है वो क्या होगा? लॉन्गिट्यूडिनल होगा। अगर आप कोई चीज ढक्कन खोल रहे हैं, जैसे बोतल की सपोज करिए, तो वहां जो फोर्स लग रहा है पर यूनिट एरिया वो क्या होगा? टेंजेंशियल। टेंजेंट पे काम करेगा कि नहीं करेगा बताओ? और नॉर्मल तो आप समझ ही गए, जैसे हवा भरते हो पंप से, बोलो, तो वहां जो फोर्स लगाते हो पर यूनिट एरिया वो क्या है? नॉर्मल स्ट्रेस यानी प्रेशर है। तीनों काइंड समझ में आया? पहले बताओ। इसके बाद एक और टर्म आता है, उसका नाम है स्ट्रेन। ये भी समझ लो। स्ट्रेन वर्ड सुना किसी ने? क्या मतलब होता है? स्ट्रेस तो हो चुका, अब स्ट्रेन की बात पूछ रहा हूं। स्ट्रेन का सेंस है डिफॉर्मिटी। स्ट्रेन का सेंस क्या है? डिफॉर्मिटी। जब आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया था ना, तो ऑब्जेक्ट का शेप साइज चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो सुनिए, जैसे लेंथ की अगर हम एग्जांपल में बात करें, एक कोई वायर था, इसकी कैपिटल एल लेंथ थी, इसको तुमने खींचा और खींच करके इसकी लेंथ थोड़ी बढ़ करके कितनी बढ़ गई? स्मॉल एल बढ़ गई सपोज करिए। तो चेंज ऑफ लेंथ कितना है? स्मॉल एल। इनिशियल लेंथ कितना है? इनका जो रेशियो आएगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, इसको कहेंगे स्ट्रेन। क्या कहेंगे? अच्छा, अगर मान लीजिए कोई रबड़ सीट ऐसे दे दें हम तुम्हें, इसका एरिया ये है, और इसको खींच दिया जाए, बड़ा कर दिया जाए, थोड़ा सा एरिया चेंज हो जाए, थोड़ा सा सपोज करो, ये जो चेंज ऑफ एरिया इसको हम डेल्टा ए कह दें, तो एरिया भी तो चेंज हो रहा है देखो। तो जो चेंज ऑफ एरिया है उसमें इनिशियल एरिया से डिवाइड कर दो, ये भी स्ट्रेन है। ये क्या है? स्ट्रेन है। अगर वॉल्यूम की बात करूं मैं, जैसे क्यूब या क्यूबाइड कुछ भी है, मतलब उसका इनिशियल वॉल्यूम कितना है? v है। इसको फुला करके बैलून या किसी तरह बड़ा कर दें, थोड़ा सा बड़ा हो जाए अगर ये, तो चेंज ऑफ वॉल्यूम डेल्टा भी कह दें, इनिशियल वॉल्यूम भी कह दें, तो इनमें जो चेंज है वो क्या है? स्ट्रेन है। तो स्ट्रेन का अगर जनरल वर्ड समझो तो चेंज ऑफ समथिंग अपॉन इनिशियल दैट थिंग। बोलो, ये तो मतलब है। तो इसको प्रॉपर वे में लिखना हो, समथिंग दैट थिंग, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, टीचर कहेंगे ये समथिंग का चीज है भाई। तो इसके लिए हम बोलेंगे चेंज ऑफ डायमेंशन। लेंथ, ब्रेथ, हाइट, वॉल्यूम, एरिया सब क्या है? डायमेंशंस हैं। तो हम इसको जनरलाइज में अगर बोलें तो कहेंगे चेंज ऑफ डायमेंशन एंड इनिशियल डायमेंशन, द रेशियो ऑफ दीज थिंग्स इज स्ट्रेन। डेफिनेशन लिखिए सबसे पहले। तो स्ट्रेन की डेफिनेशन है द रेशियो ऑफ change in dimension to the initial dimension is called strain। तो स्ट्रेन का फॉर्मूला बनाने का मन है जैसे मेरा, तो हम लिख देंगे चेंज इन डायमेंशन बाई
इनिशियल डायमेंशन। अब सुनो, इसके भी काइंड अगर पूछे जाए तो देयर आर 3 काइंड्स। पहले यूनिट डायमेंशन की बात कर लेते हैं। अगर यूनिट की पूछी जाए तुमसे बात, तो सेम और सेम देखो थिंग्स का रेशियो है ना ये, तो ये कैसा है, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस। ये क्वांटिटी कैसी होती है, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस। क्लियर बात। अब हम बात करते हैं टाइप्स। तो देयर आर 3 टाइप्स, देयर आर 3 टाइप्स। कौन कौन से भाई? पहला नंबर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लेंथ बढ़ाने का मतलब है लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन अगर है तो इसे हम क्या कहेंगे, चेंज ऑफ लेंथ बाय इनिशियल लेंथ, स्मॉल एल बाय कैपिटल एल। अगर हम दूसरा नंबर दे दें, उसको बोलते हैं शियरिंग स्ट्रेन। क्या बोलते हैं, शियरिंग स्ट्रेन। ये एंगल होता है एक तरीके का थीटा। जब हम ढक्कन खोलते हैं तो एंगल चेंज होता है कि नहीं होता है। फिर एक और होता है वॉल्यूम स्ट्रेन। क्या बोलते हैं इसको, इसमें क्या चेंज होने वाला है, चेंज इन वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम। ये नोट करो फटाफट। देखिए अब अगला जो पॉइंट आता है उसको हम बोलते हैं लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोलेंगे, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। आर्टिकल डालो, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। अब जरा इसकी बात करते हैं, जरा क्या होता है लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, इसको जरा समझते हैं। तो अब बात हमारी हो रही नए टॉपिक पर, इसका नाम है लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। देखो लिमिट क्या है, जैसे एक एग्जांपल से हम समझना चाहते हैं। सपोज करिए एक स्प्रिंग है हमारे पास, इसमें पहले 100 ग्राम का कोई आप मास हैंग करिए, तो आप देखेंगे स्प्रिंग की लेंथ थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएगी कि नहीं, बताओ। यहां तक पहुंच गई स्प्रिंग, अगर 100 ग्राम का मैंने इस पे हैंग किया। लेकिन अगर इसको हम उतार दें, रिमूव कर दें, तो स्प्रिंग अपनी इनिशियल लेंथ पे आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बताओ। अगली बार हमने 200 ग्राम हैंग कर दिया तो थोड़ा और ज्यादा लेंथ बढ़ेगी, फिर रिमूव कर दो, फिर इनिशियल पे पहुंच जाएगी। तो जैसे 200 ग्राम लगाया था उसको भी अगर रिमूव करिए तो पुरानी सिचुएशन ले लेगा। ऐसे धीरे धीरे अगर आप वेट बढ़ाते जाओ, 250 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, कोई तो ऐसा मास आएगा जब ये स्ट्रेसिंग तो होगी, लेंथेंड तो होगी स्प्रिंग, लेकिन वेट रिमूव करने के बाद एग्जैक्ट पुरानी पोजीशन पर नहीं जाएगी। परमानेंट स्प्रिंग में थोड़ा सा खिंचाव हो जाएगा। कभी इसको प्रैक्टिकल आप करके देखना। घर में अगर कोई स्प्रिंग रखी हो, या वो चिट करने वाला जो पेन आता है उसमें स्प्रिंग पड़ी होती है, उस स्प्रिंग को थोड़ा बहुत खींचो तो रिटर्न हो जाती है, लेकिन ज्यादा खींच दो तो खिंची रह जाती है। होता है ऐसा कि नहीं? इसका मतलब जो फोर्स अप्लाई किया तुमने उसने लिमिट क्रॉस कर दी। तो जब तक ऑब्जेक्ट डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करके अपनी पुरानी सिचुएशन लेता रहे, तब तक आप लिमिट में हैं इलास्टिसिटी की। और अगर उससे ज्यादा फोर्स अप्लाई हो गया, स्ट्रेस ज्यादा अप्लाई कर दिया आपने कि वो रिटर्न ना हो पाए अपनी इनिशियल पोजीशन पे, उसमें परमानेंट थोड़ा सा स्ट्रेन आ जाए, तो हम कहेंगे इट क्रॉस द लिमिट। तो डेफिनेशन इसी तरह बनेगी, लिखिए सच minimum applied stress after which object becomes permanently deform and does not able to regain original shape and size after removing
आफ्टर रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। ये नोट करो आप। देखिए हम स्टार्ट करने वाले हैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या है जरा इसको समझना है आपको। देखो हुक ने ऐसा ऑब्जर्व किया कि अगर स्ट्रेस बढ़ाओ तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बताओ भाई। स्प्रिंग में जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे उतना ज्यादा उसकी लेंथ इंप्रूव होगी, और लेंथ इंप्रूव करना ही क्या है, स्ट्रेन है। तो हुक ने कहा था, ध्यान से सुनना, डेफिनेशन बाद में लिखूंगा, मैं मीनिंग समझाता हूं। हुक ने कहा कि स्ट्रेस जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, स्ट्रेन के। यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली रिलेशन रखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्ट्रेन बढ़ानी है तो स्ट्रेन बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, प्रोपोर्शनल हटाते कांस्टेंट आता, कभी सुना है आपने? सबने सुना ये बात? तुमने सुना? तो जब स्ट्रेस हटाएंगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। अब सुनो, कांस्टेंट मन मर्जी से आता है। कभी देखना कैपिटल जी लिख देते हैं, कभी लिख देंगे सी लिख देंगे, कभी के लिख देंगे, कभी म्यू लिख देंगे, मतलब बदतमीजी की हद है, कुछ भी लिख देंगे। यहां भी कुछ लिखने वाला हूं मैं, यहां पर मैं लिखने वाला हूं ई। क्या लिखने वाला हूं? अब आप सोचो सर ई का एल, ये तो कोई बात नहीं, ए बी सी डी छोड़ करके ई पे पहुंच गए। ई वर्ड आया इलास्टिसिटी की वजह से। किसकी वजह से? बस ऐसे सेंस मैच कराने की वजह से। अब सुनो, यहां से अगर ई की हम डेफिनेशन बनाना चाहे तो ये किसका किसका रेशियो बनने वाला है बताओ? स्ट्रेस और जो ई है ना, इसको बोलते क्या है, वेयर ई इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं इसको? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या फिर इसी को हम बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं? कॉफिशिएंट भी बोलते हैं इसको, कॉफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। अच्छा चलो खैर, अब डेफिनेशन पे वापस आते हैं हुक्स लॉ की। तो देखो हुक्स ने ये बात और एक बताई थी, मेंशन की थी कि आप लिमिट के अंदर अप्लाई करें स्ट्रेस। अगर आपने लिमिट क्रॉस कर दी तो इस बात की गारंटी नहीं है। यानी अगर हम विद इन लिमिट रहें और फिर अगर स्ट्रेस स्ट्रेन का रिलेशन देखा जाए तो हमेशा क्या आता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। तो हुक्स लॉ की डेफिनेशन शुरुआत इसी बात से होगी, विद इन इलास्टिक लिमिट, यानी औकात के अंदर। फिर आगे बात होगी। नहीं जब कोई आता तो कहता भले औकात में, बात बाद में करूंगा, पहले औकात में आओ अपने। तो विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ, ध्यान देना प्लीज, रेशियो नहीं पहले लगाते हैं ना, पहले ना। विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज, रेशियो बाद में करेंगे, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। बताओ, यही तो बात कही थी मैंने, दैट इज। अब ये स्ट्रेस प्रोपोर्शनल स्ट्रेन, ये पूरा नोट कर लो। तो ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ना, ये 3 काइंड का होता है। कितने काइंड का? ई के भी 3 टाइप्स हैं। तो यहां लिख लेना, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब सोचो जरा कि 3 काइंड्स के नेम क्या होंगे, तो जरा गौर से देखना, ये है किसका किसका रेशियो, स्ट्रेस और स्ट्रेस कितने टाइप का था बताओ, और स्ट्रेन सिंगल सिंगल ले जाओ सीक्वेंस के साथ, तो 3 काइंड हो जाएंगे कि नहीं बताओ? तो 3 काइंड्स हैं। जरा मैं इनके पहले नाम बता दूं, फिर एक एक डिस्कस करते हैं। पहला नाम याद कर लो, यंग्स मॉडुलस। क्या है? यंग्स मॉडुलस फर्स्ट नेम है, इसको Y से डिनोट करेंगे।
सेकेंड होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्या होता है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसको ईटा से डिनोट करते हैं। और थर्ड काइंड होता है बल्क मॉडुलस। क्या होता है? बल्क मॉडुलस। इसके दो सिंबल हैं, अलग अलग राइटर्स यूज करते हैं। कुछ लोग के लिखते हैं, कुछ लोग बी लिखते हैं। ये तीनों नाम लिखो, फिर मैं डिस्कस करता हूं। अब हम यंग मॉडुलस पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला आर्टिकल डालो यंग मॉडुलस। हाँ, सुना सुना इसलिए लग रहा है, तुम अपने को यंग समझ रहे होगे ना, इसलिए तुम्हें लग रहा है सुना सुना। यंग साइंटिस्ट नेम है। तो बात करते हैं हम यंग्स मॉडुलस की। अच्छा देखो, फर्स्ट नंबर स्ट्रेस कौन सा है, नाम बताओ जरा उसका देख के। है सही है। स्ट्रेन कौन सा है फर्स्ट नंबर? वो भी लॉन्गिट्यूडनल है। उन्हीं दोनों का रेशियो बनाओगे तो इसको बोलेंगे। तो सुनिए, लेकिन लिखते कैसे हैं सुनना। सबसे पहले बता देना कि भैया औकात में शुरुआत डेफिनेशन यहीं से। इनकी डेफिनेशन कहां शुरू होगी? तीनों मॉडुलस की डेफिनेशन शुरुआत कहां से है? लिमिट से। तो शुरुआती वर्ड हम लिखेंगे विद इन इलास्टिक लिमिट। विद इन इलास्टिक लिमिट। फिर सुनो, द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो? द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन is called यंग्स मॉडुलस। अच्छा, इसको डिनोट करते हैं y से। इट इज डिनोटेड बाय y। तो अगर हम फॉर्मूला बनाना भी चाहें तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, यंग मॉडुलस y इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाई लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब जरा मैटर करते बढ़ा करके फॉर्मूले के हिसाब से बनाते हैं। देखो, जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है तो वो फोर्स अपॉन एरिया है। स्ट्रेस तो फोर्स अपॉन एरिया होता ही है। स्ट्रेन क्या होता है मैं उसकी बात करता हूं। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन मतलब होता है चेंज ऑफ लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। तो हम फॉर्मूले को इस तरह बना सकते हैं कि नहीं बताओ। यहां से हमारा जो फॉर्मूला तैयार होकर आएगा वो देखो, एफ कैपिटल एल और स्मॉल एल और ए। देखो ऐसे नहीं लिख सकते, बताओ। बट एक बात सुनना थोड़ा सा, हमने ये वायर वाइज को लिए, एक वायर था देखो जिसकी इनिशियल लेंथ कितनी है? कैपिटल एल है इनिशियल लेंथ। इसमें मैंने एक mg हैंग कर दिया, कोई वेट mg। तो जो वेट या फोर्स है वो कितना हो गया? mg हुआ कि नहीं हुआ बताओ। इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप ए ले लो, थिकनेस। इस तरह ये वायर ऐसा होता ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ए। और चेंज ऑफ लेंथ को हमने क्या बोल दिया? स्मॉल एल। तो आप ध्यान से देखना, पहले मैंने फोर्स लिखा है, नहीं mg देखो फोर्स, और अपान उसके जो इस वायर का एरिया था वो, और स्मॉल एल बाई कैपिटल एल। हम चाहें तो फोर्स को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। क्या लिख सकते हो बताओ जरा? mg लिख सकते हो कि नहीं बताओ? mgl। अच्छा, ए को भी लिख सकते हो। वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है पता है? सर्कुलर होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ए की जगह आप लिख सकते हो पाई आर स्क्वायर। तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया तुम्हारा यंग मॉडुलस का। देखिए, यंग मॉडुलस के फॉर्मूले जरूरत के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। जैसे ये भी यूज हो सकता है, ये भी यूज हो सकता है, और ये भी यूज हो सकता है। नोट करिए इसको। देखिए, अब हम लोग प्रूव कर लेना चाहते हैं। अभी बहुत लोगों के मन में ये उदासी छाई हुई है कि सर अच्छा आज तक तो सुना था रबड़ इलास्टिक ज्यादा होती है, अभी बता रहे हैं स्टील है, तो चलो मान लेते हैं। बट हम इसको प्रूव करके दिखा रहे हैं आपको। देखिए, क्वेश्चन करके इसको डाल दीजिए, आप एक क्वेश्चन बना लीजिए। प्रूव दैट स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। ये हमने क्वेश्चन बना लिया, हमें प्रूविंग करनी है। तो सुनो, हम दो वायर ले रहे हैं, एक स्टील का और एक रबर का। इक्वल इनिशियल लेंथ है, इक्वल थिकनेस है, इक्वल वेट उस पर हैंग कर दे रहे हैं। देखो, लेट टू वायर्स
ऑफ इक्वल इनिशियल लेंथ कॉमा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वन मेड ऑफ स्टील एंड अदर ऑफ रबर। मतलब समझ पाए कि नहीं बताओ इतना। मैंने यहां पर दो वायर लिए हैं, दोनों का इनिशियल लेंथ तो एरिया सेम है, एक स्टील का बना और एक रबर का बना, लोडेड बाई इक्वल वेट आल्सो। दोनों पर जो लोडिंग की वो क्या की है, लोडेड बाय इक्वल वेट। इक्वल वेट लगाया, वो कितना लगाया, mg लगाया। ये तो मैंने लेट किया अभी। अब बाद में समझाता हूं डायग्राम से। ये स्टील वायर यहां पर रहेंगे देखो, और इसके बगल में एक रबर का वायर रहेंगे। ये बिल्कुल सेम लेंथ है दोनों की, कैपिटल एल इसकी भी और कैपिटल एल इसकी भी इनिशियल लेंथ। मेरी बात को सीरियसली सुनना, स्टील का और रबर का है, दो वायर हो गए, थिकनेस बराबर ले ली, दोनों में हम इक्वल वेट हैंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अब आप प्रैक्टिकली सोचो, किसकी लेंथ ज्यादा खींचेगी, स्टील की ज्यादा खींचेगी या रबर की ज्यादा खींचेगी? कौन ज्यादा खींच जाएगा? स्टील ज्यादा खींच जाएगा, रबर जल्दी खींचेगा, बराबर वेट रखा है ना। तो रबर वाले की जो देखो, इसमें अगर खिंचाव इतना आया था, देखो इतना mg, तो रबर में इससे ज्यादा ही तो खिंचाव बना होगा। बोलो भाई सब लोग, रबर में एज कंपेयर टू ज्यादा स्ट्रेचिंग आएगी कि नहीं आएगी बताओ? तो जो खिंचाव आया यानी चेंज हुआ, इसको यहां स्मॉल एल आर लिख सकते हो कि नहीं? आर फॉर रबर, स्मॉल एल मतलब चेंज, और इसकी लेंथ की चेंज को हमें क्या लिखना चाहिए? एल एस। एग्री है सब बातों से? आओ अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उठाते हैं फॉर स्टील वायर। किसके लिए बात कर रहा हूं मैं? पहले स्टील वायर। अभी यंग मॉडुलस का फॉर्मूला सीखा तुमने, YS लिख दिया, S फॉर स्टील। YS का भी फॉर्मूला सीखा, mg/πr² इंटू स्मॉल एल। याद है? पीछे भी देखो, वेट दोनों पे mg लगाया तुमने, इनिशियल लेंथ दोनों की कैपिटल एल है, एरिया सेम है, बट स्मॉल एल में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें ls सफिक्स डाल दिया, इक्वेशन 1। ऐसा ही काम हम रबर वायर के लिए कर रहे हैं, फॉर रबर वायर। अच्छा, अगर हम रबर वायर यूज कर ले रहे हैं तो YR लिखोगे कि नहीं लिखोगे बताओ? तो उसके लिए mgl तो सेम ही है, πr² भी सेम है। यहां पर चेंज आया है देखो, अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम आपस में डिवाइड कर दें, रेशियो बनाएं, तो देखो क्या बनेगा। इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 कर रहा हूं मैं, इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन, ध्यान से सुनिए और समझिए, YS बाई YR हुआ। देखो यहां पर देखो, mgl पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, πr² कैंसिल हो रहा है, ls सबसे निचले हिस्से में आया था ना, सबसे ऊपर चला जाएगा 4th प्लेस पे, ls बाई LR। क्या ये बात समझ में आई या नहीं बताओ सब लोग? देखो इस बात, यहां पर देखो, एक मिनट, अच्छा वो दो जगह ls लिख दिया है, इसको LR करो, LR सॉरी, तो फिर ये उल्टा हो जाएगा, यहां पर LR ऊपर जाएगा सबसे, कहां जाएगा? LR, और नीचे क्या आएगा? LS। ओके, अच्छा एक बात बताओ, अभी प्रैक्टिकली मैंने पूछा था, हियर LR बड़ा है कि LS बड़ा है? तो मुझे ये बताओ प्रैक्टिकली सोचकर। LR बड़ा है ना, LR इज ग्रेटर देन LS, ये अभी सिखाया मैंने, यही तो बात बताई, इससे आप एग्री हो कि नहीं? अगर LR ग्रेटर है LS से, तो डिवाइड करने पे ये आंसर 1 से ग्रेटर आएगा या लेस आएगा? ये 1 से ग्रेटर है ना, और ये इसके इक्वल है, तो ये भी तो 1 से ग्रेटर हुआ देखो। तो हम कहेंगे सो LR by LS greater than 1, this implies that YS by YR greater than 1। अच्छा, ये YR उस तरफ ले जाओ तो YS क्या निकला? ग्रेटर देन YR। मतलब क्या सुनिए,
यंग मॉडुलस ऑफ स्टील इज मोर देन, देखो यंग मॉडुलस ऑफ स्टील इज मोर देन, या ग्रेटर देन लिख दो, मोर की जगह क्या ले लो, यंग मॉडुलस ऑफ स्टील ग्रेटर देन यंग मॉडुलस ऑफ रबर। बोलो इस बात से सहमत हो? ये जो यंग मॉडुलस होता है ये इलास्टिसिटी का मेजरमेंट होता है। अगर कोई परफेक्ट इलास्टिक ऑब्जेक्ट हो उसका यंग मॉडुलस इनफाइनाइट होता है। कितना? ये अपनी जानकारी के लिए अलग लिख लो, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता कभी कभी। फॉर परफेक्ट इलास्टिक सब्सटेंस यंग मॉडुलस y इज इक्वल टू इनफाइनाइट। परफेक्ट इलास्टिक के लिए यंग मॉडुलस y इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अब देखो, तो मैं ये कह रहा था आपसे कुल मिलाकर कि यंग मॉडुलस जिसका ज्यादा वो ज्यादा इलास्टिक, जिसका यंग मॉडुलस कम वो कम इलास्टिक। तो बताओ स्टील का ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं स्टील इज मोर इलास्टिक देन, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। ये चीज देखो हमने प्रूव कर दी है। आज वाणी को यहीं विराम देंगे। नमस्कार।